कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। पिछले साल कंट्रीब्यूट किया है और आपकी एज क्या है? अर्ली रिटायरमेंट इज 60 to get 60. Normal retirement is 65. So for example, आपने 35 years को सर्विस की है और जो आपने सीटीपी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है वो मैक्सिमम दिया है, तो आपको और आप 65 ईयर्स के तो आपको $1365 लेकिन जिन लोगों ने मैक्सिमम नहीं किया है, जैसे किसी ने अपना काम 20 साल क्षेत्र में करना शुरू किया तो 20 साल के इंसान को उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। फिर वो जैसे जैसे आती है उसका कंट्रीब्यूशन तो एवरेज आप करते हैं, एवरेज आप करती है और जब एवरेज आप आप कहेंगे हाँ, तो वो कंट्रीब्यूशन जो आपका है उसके अनुसार आपको सीटी पे मिलती है 1365 बहुत कम लोगों को। जो 60 ईयर्स के आसपास रिटायर होते हैं उनको और कम मिलती है, और जो 65 ईयर्स के बाद अपनी सीटी पे रहते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब उसका कारण मैं बताता हूँ कि एक्चुअली दो लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास इतना पैसा आएगा और इतना पैसा इतने साल में हमें देना है या खर्च करना है। तो जो एक्चुअली जितनी भी पेंशन होती हैं, कोई भी हो, एम्प्लॉयमेंट की हो या सीटी की हो, जो भी पेंशन है उनका क्राइटेरिया है कि रिटायरमेंट के बाद 80% लोग जिंदा नहीं रहें और 15 साल के बाद 95-96 people will not be dead। तो वो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेशन होती है और उसी के अनुसार वो आपको मंथली पेंशन देते हैं। अब देखिए कि आप जब रिटायर होते हैं तो जो आपको रिटायरमेंट पेंशन मिलती है जैसे सीपीपी, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। एनी इनकम इज ऑलवेज टैक्स, नो मैटर व्हाट। तो ये तो सीपीपी का हुआ।
फिर अनदर स्कीम गवर्नमेंट की OAS, ये उन लोगों को मिलती है जो 65 ईयर और उससे ज़्यादा ओल्ड है, जो कनेडियन सिटीजन्स हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं। तो आप अगर जो मैक्सिमम आपको OAS का बेनिफिट मिलता है पर मंथ इस $765 पर मंथ, लेकिन ये जो है क्लॉबैक बेनिफिट है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इन प्रीवियस ईयर, लाइक इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस ईयर, तो 2023 में जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी उसकी बेसिस पर अगर आपकी वो इनकम 81,000 या उससे कम थी तो आपको 765 पर मंथ मिलेंगे। लेकिन अगर उससे इनकम टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हुई तो आपके वो पैसे कम होते जाएंगे, दैट्स कॉल्ड क्लॉबैक। और 120,000 टैक्सेबल इनकम थी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो बिटवीन 81,000 एंड 120 आप अंदाजा लगा लीजिए, किसी को 400 मिलेगी, किसी को 500। तो OAS ये आप कनेडियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है, तो आपको मिलेगी। लेकिन एक और इसमें कि जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं या बाहर से आए हैं, they must be at least living in Canada for 10 years after their age 80. इसका मतलब यही हो, आप 50 साल या 60 साल की उम्र में आप यहाँ पर आए हैं तो OAS क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद एक और है गवर्नमेंट की स्कीम, इसको GIS, गारंटीड इनकम सप्लीमेंट। ये हर एक को नहीं मिलता है। एक तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपको OAS मिलता है, ओल्ड एज सिक्योरिटी आपको मिलती है। दूसरा है कि आप 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के हैं। तीसरी ये है कि आप या तो कनेडियन सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा में। अगर आप अकेले हैं और आपकी टोटल इनकम 21,800 से कम है तो आपको $765 पर मंथ मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 21,800 से ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कपुल कुछ नहीं मिलेंगे कि कुछ कम मिलेगा, कम मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कितनी इनकम। ठीक है, अगर 22,000 है तो तब भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप कपुल हैं, मतलब मैरिड हैं या जो भी है, और आप 65 से जो क्वालिफिकेशन सिंगल के लिए बताई वही क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो उसमें $641 पर पर्सन आपको पेंशन मिलेगी। इसका मतलब दो लोगों को 645 मल्टीप्लाई तो $1,282 आपको मिलेगी। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड
इनकम सोर्स और बेनिफिट। देखिए इस एज में हम लोगों को कोई न कोई परेशानी होती है, कोई न कोई किसी को डिसेबिलिटी होती है। तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिसेबिलिटी क्रेडिट, अगर आप डिसेबल्ड हैं किसी तरह से, तो ये क्रेडिट सबको मिलता है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा हो या कम हो या कुछ भी हो, ये इनकम डिपेंडेंट नहीं है। और आपको क्रेडिट $9,000 पर ईयर मिलता है। पर ईयर 9,000 क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आपको वो क्रेडिट मिला, आपकी इनकम में से वो 9,000 निकाल के आपका अकाउंटेंट वो कैलकुलेट करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि जो आपको इनकम टैक्स का क्रेडिट देंगे वो सिर्फ 15% होगा। सो 9,000 मल्टीप्लाई 15, करीब $1,350 आपको टैक्स सेविंग होगी। लेकिन एनी सेविंग इज एनी सेविंग, वो आपका अकाउंटेंट ये कर सकता है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। और इसमें एक और है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 10 साल पहले शुरू हुई थी, यू कैन गो बैक 10 years and tell the CRA, get the medical certificate from your family doctor। आप अब उसमें आप फैमिली डॉक्टर का सर्टिफिकेट और जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो भर के CRA को जाएंगे, वो चेक करेंगे। अगर अप्रूव हो गया तो आपके जितने भी इनकम टैक्स के पिछले 10 साल के हुए हैं, दे विल रिव्यू दैट, वही करेंगे और फिर आपको क्रेडिट वो दे के आपको पैसे दे देंगे। लेकिन टाइम लगता है उसमें, 5, 6, 8 महीने जो भी लगता है, क्योंकि 10 साल पीछे तक जाएंगे तो टाइम तो लगेगा। एक्चुअली प्लीज मुझे कहना था पहले, होल्ड बैक, जब मैं ख़त्म कर लूँ तो आप क्वेश्चन कर लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू। और इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स हैं, आप जानते हैं उनको, RRSP, TFSA, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। एक नया और निकला है FHSA। इसका मतलब होता है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। अगर आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओन नहीं किया है, आपके पास घर नहीं है, कभी घर नहीं खरीदा है, कभी कॉन्डो नहीं खरीदा है, कभी कॉटेज नहीं खरीदी है, मतलब कोई भी रियल एस्टेट, तो आप इस स्कीम के द्वारा $8,000 पर ईयर, जस्ट लाइक आप, मैं TFSA के आऊँगा, तो आप इसमें $8,000 अकाउंट खोलिए बैंक में या कहीं भी, और हर साल आप 8,000 उसमें जमा कर सकते हैं। और जब the maximum amount you can put is 40,000। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं those who are more than 18 years old and they are Canadian citizens और परमानेंट रेजिडेंट। इसके अलावा एक इसमें कैच है कि जो आपने पैसे डाले हैं इसमें, they must be used within 15 years from the date you have opened the account।
सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। आपको हमको नहीं शायद वो अवेलेबल है, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप उनको पैसे दे के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप अभी दे जाओगे तो वो खुश रहेंगे, बाद में पता नहीं क्या होता है। दूसरा TFSA। TFSA is a tax-free savings account. इस अकाउंट को आप किसी तरह से यूज कर सकते हैं। 2024 में अलाउड कंट्रीब्यूशन इज 7,000। तो आपके पास अगर TFSA अकाउंट है, उसमें आप 7,000 डाल सकते हैं। और इसमें जब आपको ज़रूरत है निकाल भी सकते हैं। ये पैसा निकलेगा, आपका जो अकाउंट होल्डर है, जैसे बैंक है, वो CRA को इन्फॉर्म करेंगे कि इतना पैसा इसमें से निकाल दिया है, और इस अकाउंट के अगेंस्ट आप बोरो भी कर सकते हैं बैंक से। तो ये एक ऐसा है कि आप कभी निकाल सकते हैं जब ज़रूरत है, और जो भी एक्यूमुलेशन होता है इसमें, इंटरेस्ट का, कैपिटल गेन का, डिविडेंड का, उस पर कोई टैक्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स टैक्स फ्री। इसके अलावा और भी स्कीम हैं गवर्नमेंट की जो अभी उसमें हैं कंसिडरेशन में, तो इसीलिए मैं उनके ऊपर नहीं बोलूँगा। तो ये तो सोर्स ऑफ इनकम हुए जो कंट्रीब्यूटरी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे CPP, और दूसरे जो पब्लिक सोर्स है, जैसे मैंने कहा OAS। अब चलिए आते हैं हम एम्प्लॉयमेंट पेंशन। अगर आपने काम किया है तो आप जब काम करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं 40%, 50%, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है। और जब आप रिटायर होते हैं, रूल्स ऑफ रिटायरमेंट आर सेम। जो CPP के हैं वही रूल इसके हैं। और इसके बाद जब आपको पेंशन मिलती है, जब आप रिटायर होते हैं, तो कभी सुपरन्यूएशन कहते हैं उसको, जो एम्प्लॉयर है आपको कुछ पैसे देता है कि आपने 20 साल काम किया, accumulated money per year is 1 week pay, whatever। ये एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर तक डिपेंड करता है। वो आपको लमसम में पैसा देता है। वो उस लमसम पैसे को आप अपने RRSP में डाल सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। और अगर आपके पास RRSP का रूम नहीं है, जैसे आप पैसा नहीं डाल सकते हैं, तो वो पैसा आप अपने स्पाउस के अगर उसमें रूम है तो उसमें डाल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड स्पाउसल RRSP। सो इस RRSP मैंने अभी बताया कि आप 7,000 डाल सकते हैं, and you can contribute after age 80, और वो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग क्या है। और आप एज 70 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। RRSP is a deferred income tax scheme।
मतलब कुछ पैसा निकाल के आप सेविंग्स में डाल रहे हैं, लेकिन आपको बाद में टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आपको इनकम होती है जो डिपॉजिट पर, वो भी एक्यूमुलेट होती रहती विदाउट पेइंग एनी टैक्स। इसका बस यही फायदा है। तो इसमें जो RRSP है उसका 80% ऑफ योर इनकम यू कैन पुट इन RRSP। तो जैसे आप 10,000 है, उसका 18% आप RRSP डाल सकते हैं। द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज 31,680। So it means अगर आपकी इनकम 175,000 से ज़्यादा है, आप RRSP में नहीं डाल सकते हैं जो उसके पास 18%। 18% इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 175। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो वो RRSP में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा आपकी एम्प्लॉयमेंट की पेंशन हुई, और कुछ ऐसे हैं लोग जिनकी फॉरेन पेंशन है। मैं इस बारे में अभी मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बिकॉज हो सकता है कि आपको मिसगाइड कर दूँ। इसीलिए ये टॉपिक किसी और दिन के लिए है। इसके लिए काफ़ी किसी दूसरे कंट्री से आपकी पेंशन को ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता है। अगर रूल आसान भी हैं, लेकिन जो आप वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं उनके अपने रूल होते हैं। बैंक के अपने रूल होते हैं, बैंक एम्प्लॉय के अपने रूल होते हैं। उनके रूल उस पर भी डिपेंड करता है कि उनका मूड कितना अच्छा है उस दिन। तो ये काफ़ी झंझट वाली चीज़ है, तो इसीलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और इसके लिए आपको हर साल ये भी प्रूव करना पड़ता है कि आप जिंदा हैं। तो इसको लाइफ सर्टिफिकेट और लाइफ सर्टिफिकेट हर साल आपको लेना पड़ता है और भेजना पड़ता है। तो ये जो आपको अभी बताया मैंने, ये अगर आप इन चीज़ों का फायदा ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। अब यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। Excuse me, sir. It would be much helpful if you put in black and white and send by email to everyone. मैं बता रहा हूँ आपके पास। No. हाँ, आप कहिए। डॉक्टर सब्बरवाल ने ये जो मैंने आपको बताया है, वो डॉक्टर सब्बरवाल ने व्हाट्सएप के थ्रू आप सबको भेज दिया है। आप पढ़ सकते हैं। ईमेल पर भी भेजा है, ईमेल भी भेजा है, ईमेल भी भेजा, व्हाट्सएप भी भेजा है। थैंक यू। आपका क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन? आप पीछे से पूछ रहे थे कुछ। उसका बेनिफिट क्या है? हाँ, अब कहिए। What the benefit of? Right. If you don't have any taxable income, you will still get declared.
they will send you the check of $50. CRA. Right. It has nothing to do, it is not income dependent. Yeah. Yeah, you can still claim. तुमने इसने अप्लाई किया और अगर आपकी इनकम है तो that will be adjusted by the accountant. और कोई क्वेश्चन? साठे जी पूछेंगे। कौन पूछ रहे हैं? साठे जी। धीरू भाई मेरा प्रश्न दो है। दे दीजिए, माइक दे दीजिए। आपने इस पहले बताया कि डिजेबिलिटी चेक आपको किस दिन मिल सकती है। जब हम टैक्स देते ही नहीं है तो जब हम टैक्स दे ही नहीं रहे तो वो क्रेडिट मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूँ? That is also possible. Because when I'm not taxpayer, Yeah. that credit has no meaning for me. Yeah, that is possibility. I can transfer. But I think the accountant can give you more information. I am not really expert about Yes. how you can transfer or can be transferred. So, एक मिनट दे दी, एक मिनट। एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं नरेश भाई, सभी के लिए इट्स ए डिस्क्लेमर। सीनियर क्लब में हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, ठीक है ना। इसके लिए कोई डिस्क्लेमर है कि आपको अगर अपना एक्चुअल पता करना है तो आप अपने अकाउंटेंट से, आप अपने जिसको आप पेमेंट करते हैं, नेचुरली ही विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस। आप प्रॉपर एडवाइस पे करिएगा। यहाँ तो हम थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हम उसकी कोई गारंटी नहीं लेते कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो इट्स ए डिस्क्लेमर, जब भी आपको कोई करना हो काम तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ लेके, कुछ आपको क्लैरिफिकेशन होती है, कुछ बच्चों को होती है, कुछ आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लीजिएगा और इनकम टैक्स रिटर्न तब भरिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। thank you. Thank you. That's the advantage having lawyer with me. So, मुझे शुरू में ही कहना था, लेकिन इस उम्र में भूलना बहुत जल्दी होता है। तो देखिए, यहाँ जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अगर किसी बारे में कंसल्टेशन करना है, कोई एडवाइस नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाइए, अपना जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या और कोई है, टैक्स लॉयर है, उनसे आप बात कीजिए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। I think they are looking for जी, everything is very clear to each and everyone. Let us give a clap to Pawas ji for this beautiful presentation. ढिल्लों साहब को भी काफी क्लैरिटी है, नरेश जी को काफी क्लैरिटी, और मेरी बहन यहाँ बैठ के कुछ बता रही थी। बेटर यही होगा कि सभी को अगर आपके बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आप में से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो नॉलेज है
मैं कहता हूं जब मैं यहाँ आया तो मुझे कनाडा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई कुछ पता नहीं था। क्या सिस्टम है, क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, मेरे दिमाग में आज भी इंडिया का घूम रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स को कि उसको अरेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जो है वो वायलेट हो गई। तो मेरे दिमाग में वही चीजें हैं। मैं जब सीनियर क्लब ज्वाइन किया तो वहां मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि फटाफट कैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है मैंने सुखदेव जी से सीखा कि मेरी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रॉपर्टी है, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू डू दिस थिंग्स। You get all this information when you are a part of a senior club or when you are a part of a good friend who can advise you on all these issues properly. तो कहने का मतलब ये है, और भी लोगों को एनकरेज करिएगा। जब हम आते हैं तो हम खुश रहते हैं, योगा करते हैं और डे टू डे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो मैं पावस जी का इसके लिए, और ये कहते हैं कि मैं भूल रहा था, मैं तो हैरान हो रहा था कि इनकी डिटेंशन कितनी है। एक इन्होंने अमाउंट ये चमन हमारा अपना है, ये चमन